बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो आपने इनको फर्दर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना है और राय देनी है अपनी, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ना हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। क्लियर है जी। कंपोनेंट्स, हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स की। तो जब हम कंपोनेंट को देखते हैं तो डेफिनेटली कंपोनेंट्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। वो क्या होंगे? वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही होंगे, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मैं आपको बता चुका हूं कि ये दो तरह के होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हुए हमने कहा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं। एक होता है जी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है जी। और दूसरे होते हैं असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम देखेंगे फीमेल के लिहाज से प्राइमरी और असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में क्या होता है? ओवरीज, ठीक है जी। और असेसरी जो होंगे वो कौन से ऑर्गन्स होंगे? उसमें हमारे पास आ जाते हैं जी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है जी। जिसे आप ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट, ठीक है जी। जिसे यूट्राइन डक्ट भी कहते हैं, यूट्राइन डक्ट। तीनों इसी के नाम है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्या जी? यूट्रस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सर्वेक्स, विच इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? वेजाइना या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्लियर हो गया जी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये हमारे पास थे बेटा क्या जी? असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और ओवरीज हैं हमारे पास प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जब आप ओवरी को पढ़ने लगे हैं तो इसमें कुछ चीजें आप देख लें कि ओवरी एक पेयर पाया जाता है। ओवरी जो है एक पेयर पाया जाता है जी, ठीक है जी। दो ओवरीज पाई जाती हैं। उसके बाद आप ओवरी की लेंथ को देखें, एक ओवरी की लेंथ को देखें तो ओवरी की लेंथ हमारे पास होती है कितनी जी? तकरीबन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसकी विड्थ को देख लें। आप क्या देख लें? विड्थ। तो आप जब विड्थ को देखते हैं तो ये कितनी होगी? ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर। और आप इसकी थिकनेस देख लें, थिकनेस, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट होती है 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ओवरीज का साइज है, ठीक हो गया जी। अब अगर आप बात कर लें ओवरीज के फंक्शन की, तो हेयर वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ द ओवरी, ओवरीज के फंक्शन। तो बेटा ओवरीज 3 काम करती है। सबसे पहले एग बनाती है। सबसे पहला काम ओवरी का एग प्रोडक्शन, ठीक है जी। ये लिख लेते हैं हम, जिसे आप oogenesis भी कहते हैं, दैट इज एग प्रोडक्शन मैकेनिज्म, ठीक है जी। दूसरा काम, ये कुछ हॉर्मोन्स भी बनाती है और ये हम डिटेल से बात करके आए हैं प्रीवियस वीडियोस में एंडोक्राइनोलॉजी को पढ़ते हुए। फिर तीसरा काम मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवरी क्या करवाती है?
मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा ये ओवरी के 3 काम है, ठीक है। मैं यहाँ ना ड्रॉ करता हूँ, तो आपने देखना है, ये हमारे पास है, लेट्स सपोज लें जी, ये ओवरी बना रहा हूं मैं, ये एक ओवरी, ये बेटा दूसरी ओवरी, ठीक है जी। तो ओवरीज से क्या निकलता है, यहां से लें जी, ये फैलोपियन ट्यूब निकल रही है, लें जी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसी तरह ये ओवरी है, तो इससे भी क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब निकल रही है, ये फैलोपियन ट्यूब है जी, क्लियर, ये फैलोपियन ट्यूब निकल रही है। तो ये फैलोपियन ट्यूब्स फॉल करती हैं किधर जी, ये फॉल करती हैं यूट्रस के अंदर। ये अब यूट्रस है हमारे पास, ये अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ये हमारे पास है जी यूट्रस, ठीक है जी, दैट इज यूट्रस। और ये यूट्रस की ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वेक्स, सर्वेक्स लेबल करते हैं हम, देखिएगा ये क्या है जी, दिस इज ओवरी, व्हाट इज दिस बेटा, दैट इज ओविडक्ट, ठीक है। व्हाट इज दिस, दैट इज यूट्रस, एंड दिस ओपनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्वेक्स, क्लियर। तो ओवरी दैट इज ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा और आपने यूट्राइन डक्ट भी कहा, दैट इज यूट्रस, दैट इज सर्वेक्स, दैट इज व्हाट, दैट इज सर्वेक्स विच इज ओपनिंग ऑफ यूट्रस, क्लियर हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने कहा कि हम अब इनके फंक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। ओवरीज का काम है क्या, एग बनाना। ओवरीज क्या करती हैं भाई, ओवरीज क्या करती हैं, एग बनाती हैं, ठीक है जी। ओवरीज ने बनाया एग, जब ये ओवरीज एग बनाती हैं, ये एग बन गया, दैट इज व्हाट, दैट इज एग, लेट्स सपोज दैट इज एग, इट इज एग, ठीक है जी। ओवरीज ने बनाकर डाल दिया ओविडक्ट के अंदर। अच्छा, जब ओविडक्ट में डाला, अब यहां पर बेटा स्पर्म्स आते हैं, ये चेक करें, ये स्पर्म्स आ रहे हैं ओविडक्ट में, और ओविडक्ट का जो पहला पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट, यहां पर एग के साथ स्पर्म्स फ्यूज करेंगे, और फर्टिलाइजेशन कहां पर होगी, फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली होगी ओविडक्ट में, ठीक है जी। तो ओविडक्ट का अब फंक्शन, सबसे पहला तो ये क्या करवाता है, ये साइट प्रोवाइड करता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होती है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट कहां पर बनेगा, ओविडक्ट में, ठीक है। और सेल डिवीजन स्टार्ट होगी किधर, ओविडक्ट में, और फर्दर मल्टी सेलुलर स्टेजेस स्टार्ट होंगी किधर, ओविडक्ट में। और बेटा एम्ब्रियो जो है वो बनकर यहां आएगा, मूव करता हुआ किधर जी, ये साइड, ये लेट्स सपोज ये, ठीक है जी, ये एम्ब्रियो आ गया, ये एम्ब्रियो यहां से मूव करता हुआ इधर को आ गया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास है व्हाट, दैट इज एम्ब्रियो, दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज एम्ब्रियो, इट इज एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है, इसने यहां पर इम्प्लांट होना है, इस एम्ब्रियो ने इम्प्लांट होना है किधर जी, यूट्रस की वॉल्स के साथ। ये एम्ब्रियो यहां यूट्रस की वॉल के साथ एक कनेक्शन बनाएगा, ये वाला एम्ब्रियो यहां यूट्रस की वॉल के साथ एक कनेक्शन बनाएगा, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड बेटा प्लेसेंटा,
दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इज व्हाट? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द वॉल ऑफ द यूट्रस. ठीक है जी. अब ये जो यूट्रस है, यूट्रस का फंक्शन क्या करता है? यूट्रस प्रोवाइड करती है साइट किसको? एम्ब्रियो को फॉर अटैचमेंट. ठीक है जी. और प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है. प्लेसेंटा का क्या काम है? प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द बेबी. दैट इज नाउ बेबी. एम्ब्रियो इज एक्चुअली बेबी. ठीक है. और मदर ये यूट्रस की वॉल, और इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन ये प्लेसेंटा. ठीक है. प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड द एम्ब्रियो. अब प्लेसेंटा करता क्या भाई? ये कनेक्शन है, डेफिनेटली ये ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करेगा. यहां से फूड मदर सर्कुलेशन से बेबी को पहुंचेगी. यहां से प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा, हॉर्मोन्स का एक्सचेंज होगा. मेरी बात समझ आई है? वेस्ट मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा. प्लेसेंटा सारा कुछ देखेगा. मेरी बात समझ आ गई है? तो इस यूट्रस को आप वॉर्म भी कहते हैं, मदर वॉर्म भी कहते हैं, आप इसको वॉर्म भी कहते हैं. तो ये था हमारे पास कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्केच. ठीक है जी. अब हम आते हैं ओवरी के फंक्शंस की तरफ. ओवरी के फंक्शंस की तरफ, और उसमें हम पहला फंक्शन आज देखेंगे जिसे हम कहते हैं oogenesis. और ये बेटा बहुत समझने वाला पॉइंट है. oogenesis इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको आपने देखना है. तो आ जाए जी अपने टॉपिक की तरफ. देखेंगे हम क्या जी? oogenesis. तो दैट इज oogenesis प्रोसेस. लें जी, मैं यहां लिख लेता हूं. oogenesis. oogenesis is egg production mechanism. और एग प्रोडक्शन प्रोसेस. तो स्टार्ट करते हैं. देखना है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताने लगा हूं. ओवरी के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं oogonia. जिन्हें हम क्या कहते हैं? oogonia. oogonia आर सेल्स प्रेजेंट इन ओवरी. और ये सेल्स होते हैं 2n डिप्लॉयड सेल्स हैं. ये सेल्स हैं डिप्लॉयड. अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, oogonia जो है ये माइटोसिस करके ही नए oogonia बनाते हैं. ये क्या करते हैं? ये माइटोसिस करते हैं. ठीक है जी. और नए oogonia बनाते हैं. ठीक है. अब कुछ oogonia क्या करते हैं जी? ये यहां पर आगे फॉरवर्डली बना देते हैं प्राइमरी oocyte. ये क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocyte. और प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होते हैं. प्राइमरी oocyte इज ऑल्सो डिप्लॉयड. यार यहां आपने ये बात समझनी है कि ये oogonia जब फीमेल अपनी मदर यूट्रस में होती है, ठीक है, अपनी मदर की वॉर्म में होती है, तब उसकी ओवरीज के अंदर सेल्स पाए जाते हैं oogonia. ठीक है. जब बेबी की बर्थ हो जाती है, यानी फीमेल बेबी की बर्थ हो जाती है, तो उसकी ओवरीज के अंदर पाए जाएंगे प्राइमरी oocyte. ठीक है जी. इसकी ओवरी के अंदर पाए जाएंगे प्राइमरी oocyte. अच्छा, अब क्या होगा कि ये एक स्पैन है हमारे पास. ये लें जी, ये एक स्पैन है, एक टाइम पीरियड है जिसे हम कहते हैं चाइल्डहुड. चाइल्डहुड में क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनएक्टिव होते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इनएक्टिव होते हैं बेटा चाइल्डहुड में. ठीक है जी. और फीमेल की अगर आप प्यूबर्टी की बात कर लें, फीमेल में प्यूबर्टी की बात कर लें, तो उस पर मैं बात करता हूं 12 से 15 साल
कि फीमेल में प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी टाइम क्या है? 12 से 15 साल। ठीक है जी। तो 12 से 15 साल तक क्या होगा कि फीमेल में जस्ट प्राइमरी oocytes पड़े रहेंगे, आगे नहीं ये बढ़ते। प्राइमरी oocyte बेटा इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक जब तक क्या नहीं आएगा? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी। ठीक है जी। जब प्यूबर्टी आएगी ना, प्यूबर्टी आएगी किस एज में? 12 से 15 साल की उम्र में। फिर कुछ प्राइमरी oocyte आगे बढ़ेंगे, सफर शुरू करेंगे। कब प्राइमरी oocyte कब फॉरवर्ड मूव करते हैं? जब प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी तक यही पड़े हुए हैं, ओवरीज के अंदर प्राइमरी oocyte ही पड़े हुए हैं, ये आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। कब तक? जब तक प्यूबर्टी नहीं आती। आ गई जी प्यूबर्टी, प्राइमरी oocyte क्या करते हैं फिर? प्यूबर्टी आने पर ये बनाते हैं क्या? सेकेंडरी, यहां पर ये बनाते हैं एक सेल, लेट्स सपोज ये, और यहां पर करते हैं ये मियोसिस 1। ठीक है जी। प्यूबर्टी आई, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुई, उससे एक सेल बना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। उसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। मेरी बात समझ आ गई है? अच्छा बेटा, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये बन तो गया प्यूबर्टी आने पर, मियोसिस 1 से बने तो डेफिनेटली हैप्लॉइड होगा। साथ इसके एक और सेल बनता है, साथ इसके एक और सेल बनता है, एक स्मॉल सेल बनता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर, और ये डीजनरेट हो जाती है बॉडी। क्लियर हो गया जी? तो ये हमारे पास बना क्या जी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास क्या बना? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte किस तरह से बनता है? मियोसिस 1 से, मियोसिस 1 से, दैट वाई इट इज हैप्लॉइड। अब बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां फिर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगूं। सेकेंडरी oocyte प्यूबर्टी के बाद फीमेल में सेकेंडरी oocyte से आगे बात नहीं बढ़ेगी, आगे प्रोसीडिंग नहीं होगी, यहां पर ही ये स्टेज अटक जाएगी जब तक स्पर्म नहीं आता। जब तक स्पर्म नहीं आता सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा। यहां पे सेकेंडरी oocyte आगे नहीं बढ़ेगा। और किस स्टेज पे अरेस्ट होगा? ये अरेस्ट होगा बेटा किधर जी? ये अरेस्ट होगा मेटाफेज, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, मेटाफेज 2। मेरी बात समझ आई है? ये मेटाफेज 2 पे जाके अरेस्ट हो जाएगा। प्यूबर्टी आएगी, कुछ प्राइमरी oocyte मूव करेंगे, कुछ प्राइमरी oocyte मूव करेंगे, मियोसिस 1 करेंगे और बना देंगे सेकेंडरी oocyte जो कि हैप्लॉइड होगा। लेकिन सेकेंडरी oocyte आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि मियोसिस 2 में मेटाफेज पर सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? ठीक है, अब देखिएगा, अब ये सेकेंडरी oocyte फॉरवर्ड प्रोसीडिंग कब करेगा? ये पड़ा हुआ है बेटा हमारे पास क्या जी? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये पड़ा हुआ है सेकेंडरी oocyte और ये हैप्लॉइड है और ये अरेस्ट है किस जगह पे? मेटाफेज 2 पे, आगे नहीं बढ़ेगा जब तक स्पर्म नहीं आता। चाहे 25 साल तक स्पर्म ना आए, चाहे 30 साल तक फीमेल ने शादी नहीं की, स्पर्म नहीं आया, इसी स्टेज में रहेगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, क्या हुआ? स्पर्म आ गया जी, स्पर्म आ गया। दैट इज व्हाट? दैट इज स्पर्म। दैट इज व्हाट? दैट इज स्पर्म। लेट्स सपोज तो भाई स्पर्म आ गया। अब स्पर्म आया और स्पर्म ने टच किया सेकेंडरी oocyte की वॉल को। अब जैसे ही टच करेगा सेकेंडरी oocyte की वॉल को, ये जो अरेस्ट हुआ था एट मेटाफेज 2 स्टेज, ये यहां से निकल आएगा, ये यहां से निकल आएगा। ये फौरन क्या करेगा? मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक है, और ये जो oocyte था, ये हमारा oocyte, ये ठीक है जी,
ये अपना न्यूक्लियस कंप्लीट कर लेगा, ये अपना न्यूक्लियस कंप्लीट कर लेगा। हाँ, तब तक क्या हो चुका है, स्पर्म भी आ चुका है, स्पर्म भी आ चुका है, ये स्पर्म टच हो चुका है, ठीक है जी। और ये जी अब जब स्पर्म आ चुका है, टच कर चुका है, देन क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte ने फर्दर मेटाफेज 2 से ऑनवर्ड स्टेजेस क्लियर कर लिए, एनाफेज और टीलोफेज 2। अब यहां पर बेटा एक लम्हे के लिए यहां इसका जो न्यूक्लियस था स्पर्म का, अभी तक एग के और इस सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस को टच नहीं किया। इससे पहले पहले न्यूक्लियस की फ्यूजन से पहले सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है वो सारी स्टेजेस मियोसिस की तय कर चुका होता है। फिर हम इसको कहते हैं एग या ओवम। ये एक छोटे से लम्हे के लिए बनता है, एग या ओवम। बेटा नॉर्मली इसी स्टेज में पड़े होते हैं सेकेंडरी oocyte। एग तो एक छोटे से लम्हे के लिए बनता है, और जैसे ही वो बनता है देन जो है वो स्पर्म का न्यूक्लियस आके उसके साथ फ्यूज हो जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ जाइगोड। मेरी बात समझ आ गई? तो यहां पर सेकेंडरी oocyte में क्या होगी, मियोसिस। जब मियोसिस होगी और मियोसिस टू होगी तो फिर हम, आपकी बुक कह देती है कि यहां पर ना एग फॉर्मेशन हो जाती है। दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक लेवल। मेरी बात समझ आ गई? आपकी बुक के मुताबिक चीजें बहुत सिंपल रखी गई हैं, लेकिन नॉर्मली चीजों की जो विड्थ है वो ज्यादा है। तो देखें जरा, अब यहां पर भी प्राइमरी oocyte में बहुत साल, प्यूबर्टी तक आने से पहले 12 साल जो था प्राइमरी oocyte वो अरेस्ट रहा था, वो आगे प्रोसीड ही नहीं कर सका, ठीक है। और किस जगह पर अरेस्ट रहे, ये अरेस्ट होता है, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। ये अरेस्टेड कहां पर होता है बेटा, ये अरेस्टेड होता है एट प्रोफेज 1। मेरी बात समझ आ गई है? तो ये हमारे पास था कुछ oogenesis का प्रोसेस, ये था हमारे पास कुछ oogenesis का प्रोसेस। तो बेटा चंद एक चीजें हम मजीद देखते हैं, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर ना जो बताना जरूरी है, जो आपकी बुक बता रही है। तो उनमें ना हम फीमेल की जो लाइफ है ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फीमेल लाइफ, ठीक है जी। फीमेल लाइफ को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला पीरियड होता है पीरियड 1, सेकंड पीरियड 2, फिर होता है पीरियड 3, ठीक है जी। पीरियड 3 थर्ड पीरियड। अब तीनों को आपने समझना है। पीरियड 1 जो होता है ये होता है बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। बर्थ से लेकर कहां तक, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। और आपको पता है प्यूबर्टी जो है वो किस एज में आती है, प्यूबर्टी की एज क्या है, प्यूबर्टी की एज क्या है बेटा, प्यूबर्टी की एज हमारे पास होती है 12 से लेकर 15 साल, ठीक है जी। जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, तो ध्यान से देखना है आपने, जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो क्या होता है, फिर सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट मेंसेस आते हैं। जब फर्स्ट मेंसेस आते हैं तो वहां से लेकर एक स्टेज ऐसी आती है फीमेल में जब मेंसेस रुक जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, उसे मीनोपॉज कहते हैं हम। जब प्रॉपरली मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसे हम कहते हैं मीनोपॉज, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट मेंसेस जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेनार्की, ठीक है जी। फर्स्ट मेंसेस जो होते हैं वो
कहलाते हैं मेनार्की। और जब मेंसेस बिल्कुल रुक जाते हैं उसे हम कहते हैं मीनोपॉज। ठीक है जी, उसे हम कहते हैं मीनोपॉज। मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मीनोपॉज। ठीक है जी। और मीनोपॉज की बेटा एज हायर बुक्स लिख रही हैं 45 से 50 की एज है। ठीक है जी, कुछ बुक्स इसे 40 से 45 की एज भी कहती हैं। तो ये हमारे पास है जी मेनार्की, फर्स्ट मेंसेस और ओवर ऑफ मेंसेस इज मीनोपॉज, और दोनों के दरमियान वाला स्पैन जो है वो पीरियड 2 होता है। वो पीरियड 2 सेकंड पीरियड होगा, वो बेटा सेकंड पीरियड होगा। मेरी बात समझ आ गई है? तो ये हमारे पास है जी, ये सेकंड पीरियड प्रोसीड करता है कहां से? ये स्टार्ट करता है फर्स्ट मेंसेस से लेकर कहां तक? स्टॉप ऑफ मेंसेस तक। स्टॉप ऑफ मेंसेस तक। ठीक है जी। और थर्ड पीरियड बेटा ये जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, लाचारगी का दौर आ जाता है, तो वो थर्ड पीरियड है। मेरी बात समझ आ गई है? जब बिल्कुल बंदा जनाब बैठा होता है और कोई बात नहीं सुनता। ठीक है, तो चलें, तो ये थर्ड पीरियड है। ठीक है जी। तो आफ्टर मीनोपॉज टिल डेथ। ले बेटा, ये हमारे पास थे फीमेल लाइफ के 3 पीरियड्स। तो यहाँ तक हमने देखा अपने टॉपिक में oogenesis को, हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के कंपोनेंट्स को। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।